हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं हाउ टू यूज ग्राफिक्स इन कोड ब्लॉक्स। तो आइए इस लेक्चर के स्टार्टिंग करते हैं। हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, सी लैंग्वेज में ऐसे प्रोग्राम्स बनाने जिससे कि ग्राफिक्स यूज हो सके, यानी उसमें कलर्स आ सकें, उसमें हम ग्राफिकल इंटरफेस तैयार कर सकें। और ये फैंसी ग्राफिक्स यूज करने के लिए हमें क्या बेसिक कोडिंग करनी पड़ती है, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमको जो आउटपुट स्क्रीन मिलती है जिसको हम कंसोल बोलते हैं, वो आउटपुट स्क्रीन टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है। ये जो कंसोल होता है, ये कंसोल है और ये ब्लैक आउटपुट स्क्रीन है। तो जो भी आउटपुट आता है, जैसे आप लिखते हैं एंटर 2 नंबर्स, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, तो वो सिर्फ टेक्स्ट होता है। अब मुझे अगर इस पे सर्कल ड्रॉ करना है, मेरे को इस पे लाइन ड्रॉ करनी है, मेरे को इस पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, इस पे कुछ कलर करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन है। इस पे केवल टेक्स्ट प्रिंट हो सकता है। टेक्स्ट प्रिंट हो सकता है मतलब कैरेक्टर्स प्रिंट हो सकते हैं, सिंबल्स प्रिंट हो सकते हैं। तो ये स्क्रीन जो है ये टेक्स्ट मोड में वर्क करती है, टेक्स्ट मोड। अब अगर मैं चाहता हूं कि एक सर्कल ड्रॉ कर लूं, तो सर्कल ड्रॉ ही नहीं हो सकता क्योंकि एक ये जो पूरी स्क्रीन है ना, आप इसको ऐसे समझिए, ये बहुत सारे रेक्टेंगुलर रीजन्स हैं इसके अंदर, और एक रेक्टेंगुलर रीजन में एक कैरेक्टर बनता है। मतलब इस जगह पर कोई एक कैरेक्टर बनेगा, इधर कोई एक कैरेक्टर बनेगा, इधर कोई एक कैरेक्टर बनेगा, इधर कोई एक कैरेक्टर बनेगा, ऐसे करके पूरी स्क्रीन पे आप कैरेक्टर्स लिख सकते हो। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर कैरेक्टर को ड्रॉ होने के लिए एक जगह की रिक्वायरमेंट है, वो एक रेक्टेंगुलर रीजन होता है, इतनी जगह तो वो लेता ही है। तो अगर मुझे सर्कल बनाना होगा तो मैं यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर बनाऊंगा, और फिर मुझे स्मूथली उसके आगे भी वैसे ही कैरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे ताकि ये एक सर्कल की तरह नजर आए। तो ये कभी भी स्मूथ नहीं बन पाएगा, तो एक फिनिशिंग सर्कल नहीं बन पाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो रही है इसलिए क्योंकि ये स्क्रीन टेक्स्ट मोड में वर्क करती है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डिफरेंट स्क्रीन चाहिए। मतलब आउटपुट स्क्रीन को इंटरप्रेट मैं दूसरे तरीके से करूं। यहां पर ऐसे रेक्टेंगुलर रीजन्स ना हो एक एक कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए, बल्कि छोटे छोटे डॉट हो। ठीक है, ये डॉट कहलाते हैं पिक्सल्स। तो अगर इस स्क्रीन पे काफ़ी सारे पिक्सल्स होंगे, लेट्स से 640 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली और 480 पिक्सल्स वर्टिकली, तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे 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 डॉट्स होंगे। ठीक, अब अगर मेरे को इस पर कुछ भी ड्रॉ करना है तो बड़े आराम से कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हर डॉट का कुछ कलर कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सारे डॉट्स जो हैं, पिक्सल्स जो हैं, वो ब्लैक कलर में है, इसलिए पूरी स्क्रीन मुझे स्मूथ ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ पिक्सल्स का कलर वाइट कर देता हूँ या कुछ और कलर कर देता हूँ, और कुछ खास पिक्सल्स का कलर मैं वाइट कर देता हूँ, तो मुझे एक सर्कल दिखाई देता है और जो कि एक स्मूथ है। दो पिक्सल्स जो एडजेसेंट हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमें उनके बीच का गैप भी नज़र नहीं आता, इसीलिए हम एक स्मूथ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या कोई भी ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है ये हमारी टेक्स्ट मोड वाली स्क्रीन से अलग है, इसको हम ग्राफिक्स मोड की स्क्रीन बोलते हैं, ग्राफिक्स मोड। ठीक है, अब ये स्क्रीन तैयार करने का काम एक प्रोग्राम का होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक्स ड्राइवर। ग्राफिक्स ड्राइवर वो प्रोग्राम है जो इस स्क्रीन की डेफिनेशन तैयार करता है। तो ग्राफिक्स ड्राइवर की हमें ज़रूरत पड़ती है। बिना ग्राफिक्स ड्राइवर के हम कोई ग्राफिकल काम नहीं कर पाएंगे। अब ये ग्राफिक्स ड्राइवर कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक कंपनी है बोरलैंड, जिन्होंने अपना ग्राफिक्स ड्राइवर प्रोवाइड किया, बोरलैंड ग्राफिक्स इंटरफेस। अब मुझे इसको यूज़ करना है। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? तो बोरलैंड वालों ने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस की, जिसमें ग्राफिकल काम करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड है,
और उनसे रिलेटेड डिक्लेरेशन कंटेन करने वाली भी एक फाइल बनाई है जिसका नाम है graphics.h। graphics.h वो हेडर फाइल है जिसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रीडिफाइंड फंक्शंस के डिक्लेरेशंस हैं और कुछ मैक्रोज भी बने हुए हैं जिनकी ज़रूरत मुझे ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में होती है। तो अगर मैं ग्राफिक्स को यूज़ करना चाहता हूं तो मुझे इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में पहले करना पड़ेगा इंक्लूड। तो अगर मैं एक प्रोग्राम बनाऊं, मैं बना रहा हूं कोड ब्लॉक्स पे, मैंने लिखा #include graphics.h, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा मेन फंक्शन। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, मुझे पहले टेक्स्ट मोड से स्क्रीन को ग्राफिक्स मोड में स्विच कराना होगा। स्विच कराने के लिए, टेक्स्ट मोड से ग्राफिक्स मोड में स्विच कराने के लिए एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है init graph। मुझे init graph फंक्शन को यूज करना है, तो मैंने लिखा init graph। इस फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट 3 चीजें पास होती हैं। पहला, ग्राफिक्स ड्राइवर। तो ग्राफिक्स ड्राइवर कैसे पास करते हैं, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने GD रखा। इसकी वैल्यू तमाम पॉसिबल ग्राफिक्स ड्राइवर में से किसी एक ड्राइवर का रिप्रेजेंटेटिव नंबर होगा, यानी जितने भी ग्राफिक्स ड्राइवर हैं उन सबको एक यूनिक नंबर से डिनोट किया जाता है। तो जैसे मैंने लिख दिया 2, तो ये कोई पर्टिकुलर ग्राफिक्स ड्राइवर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने 3 लिख दिया तो ये किसी और ग्राफिक्स ड्राइवर को डिनोट करता है। तो यदि मुझे इस बात की समझ है कि 3 का मतलब कौन सा ग्राफिक्स ड्राइवर है और उसके क्या फीचर्स हैं, तो मैं 3 लिख रहा हूं। इसके अलावा मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ता है, ग्राफिक्स मोड। ग्राफिक्स ड्राइवर यानी एक प्रोग्राम आपने तय कर लिया है कि वो प्रोग्राम कौन सा होगा GD की वैल्यू के थ्रू। GM ग्राफिक्स मोड का मतलब होगा वो पर्टिकुलर ग्राफिक्स ड्राइवर किस मोड में काम करेगा, यानी एक ग्राफिक्स ड्राइवर कई मोड में काम कर सकता है जिससे उसके रेजोल्यूशन पे और कलर्स अवेलेबिलिटी पे फर्क आएगा। तो अगर मुझे पता है कि ग्राफिक्स ड्राइवर अगर मैं 3 चूज कर रहा हूं तो ग्राफिक्स मोड में क्या चूज करूं, उनको भी रिप्रेजेंट करने वाला एक नंबर ही होता है। अब चूंकि हमको नहीं मालूम कि कौन कौन से ग्राफिक्स ड्राइवर हैं और उनके क्या क्या पॉसिबल मोड्स हैं, तो हम सेफर साइड इसकी वैल्यू 0 रखते हैं और ग्राफिक्स मोड की वैल्यू कुछ रखते ही नहीं है। इसका मतलब होता है ऑटो डिटेक्शन, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि ग्राफिक्स ड्राइवर के बारे में मुझे नहीं मालूम, जो बेस्ट सुटेबल ग्राफिक्स ड्राइवर हो वो सेलेक्ट कर लो और उसका जो बेस्ट पॉसिबल मोड हो वो सेलेक्ट कर लो। पर ये बात हम कह किससे रहे हैं, जो ग्राफिक्स को करेगा इनिशियलाइज। इनिशियलाइज कौन करेगा, init graph फंक्शन। init graph फंक्शन के अंदर मैं पास करूंगा एड्रेस ऑफ GD। एड्रेस क्यों पास करूंगा, क्योंकि init graph फंक्शन अगर GD का एड्रेस लेता है तो वो न केवल GD की वैल्यू एक्सेस कर सकता है बल्कि अगर जरूरत पड़े तो GD में वैल्यू रख भी सकता है। मैंने साथ में GM का एड्रेस भी पास किया। तो दोनों का एड्रेस पास करने के पीछे मकसद यही है कि यदि हमने यहाँ GD की वैल्यू 3 और GM की वैल्यू 1 दी हुई है, तो हम init graph फंक्शन को बोल रहे हैं कि GD में रखी वैल्यू अगर अदर देन 0 है, दैट मीन्स वो ड्राइवर का नंबर है और उस ड्राइवर से इनिशियलाइज करो और जो GM की वैल्यू है उसको ग्राफिक्स मोड मानो। लेकिन अगर मैंने GD की वैल्यू 0 दी है तो init graph फंक्शन GD की वैल्यू को देखकर समझ जाएगा कि हम खुद ग्राफिक्स ड्राइवर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं init graph से कि वही ग्राफिक्स ड्राइवर को सेलेक्ट करे। तो init graph इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो GD की वैल्यू को भी एक्सेस कर सके और जरूरत पड़ने पर GD में वैल्यू भी रख सके। तो क्योंकि हमने ऑटो डिटेक्शन की रिक्वेस्ट करी है, init graph फंक्शन खुद बेस्ट पॉसिबल ग्राफिक्स ड्राइवर सेलेक्ट कर लेगा और उसको रिप्रेजेंट करता हुआ नंबर GD के अंदर असाइन कर देगा और उस ग्राफिक्स से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब ग्राफिक्स ड्राइवर वाली फाइल का पाथ हम यहां पर देते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूं तो ये डिफॉल्ट लोकेशन से पाथ उठा लेगा। इसके बाद
अब अगर मुझे कोई ग्राफिकल काम करना है तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि ग्राफिक्स इनिशियलाइज हो गया है। ये इनिट ग्राफ फंक्शन का डिक्लेरेशन कहाँ है? graphics.h हेडर फाइल में। तो आपने graphics.h हेडर फाइल भी इंक्लूड करी है, इनिट ग्राफ फंक्शन भी कॉल किया है, यानी अब हम ग्राफिक्स वाली स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हमको सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है सर्कल। उसमें हम तीन चीज़ें पास करते हैं। पहले दो वैल्यूज़ x और y हैं, मतलब सेंटर। अब अगर आप ये मानते हैं कि ये जो स्क्रीन है ये काफ़ी सारे पिक्सल्स हैं, तो एक लाइन में अगर 640 पिक्सल्स हैं, तो मैं अगर सर्कल यहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मुझे इसके सेंटर पता करना होगा। इसका सेंटर में x और y की वैल्यू, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो x और y की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। x का मतलब होगा हॉरिजॉन्टली पिक्सल नंबर, तो यहाँ लेफ्ट में पिक्सल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके मैं कहता हूँ ये पिक्सल नंबर 100 है। और y की वैल्यू का मतलब होगा ऊपर से काउंटिंग करिए पिक्सल्स की, तो पिक्सल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने कहा पिक्सल नंबर 80। तो इस तरीके से मैंने 100, 80 दो वैल्यूज बता दी जो कि x और y की वैल्यूज हैं, जो सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो 100, 80, ये आप कुछ और भी रख सकते हैं। उसके बाद रेडियस, रेडियस यानी कितना लेंथ का रेडियस होगा, तो ये डिस्टेंस कितने पिक्सल का है, मैंने कहा 20 पिक्सल, तो ये जो 20 पिक्सल है ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट दे रहा हूँ 20, इससे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और ये सब हो जाने के बाद मैं क्लोज ग्राफ फंक्शन को यूज करूंगा, और क्लोज ग्राफ फंक्शन क्या करेगा, ग्राफिक्स को क्लोज कर देगा। दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको रन करके देखना है। अब जब मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको रन किया, ओके, एक एरर आ रही है यहाँ पे। अब ये एरर क्या है, क्यों है? तो पहली बात तो ये है कि graphics.h हेडर फाइल आपके सिस्टम पे नहीं है, मेरे सिस्टम पे है और मैंने रखी हुई है, इसलिए ये इतनी एरर भी दिखा रहा है। वैसे आपके सिस्टम पे क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने सिस्टम पे इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करेंगे तो एरर मैसेज डिफरेंट आएगा। अभी मैंने वो चेंजेस कर दिए हैं और अभी मेरे सिस्टम बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आपका सिस्टम है। तो आपने जब कोड ब्लॉक्स में इसको कंपाइल किया तो आप देख रहे हैं कि एरर मैसेज कहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, graphics.h हेडर फाइल पे। वो एक्चुअल में फैटल एरर दे रहा है, वो ये कह रहा है कि graphics.h हेडर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है डायरेक्टरी में। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोड ब्लॉक्स में जीसीसी कंपाइलर में डॉस बेस्ड ग्राफिक्स लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी graphics.h उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब आपके पास अगर graphics.h हेडर फाइल ही नहीं होगी तो आप इनिट ग्राफ फंक्शन ही यूज नहीं कर पाएंगे, सर्कल फंक्शन को ही कॉल नहीं कर पाएंगे। तो पहली ज़रूरत क्या है, कोड ब्लॉक्स में अगर आपको ग्राफिक्स की कोडिंग करनी है तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए, लेकिन आपको चाहिए graphics.h हेडर फाइल। ना केवल इतना बल्कि वो लाइब्रेरी भी चाहिए। भाई graphics.h तो हेडर फाइल है, इसमें तो सिर्फ डिक्लेरेशंस होंगे, डेफिनेशंस, प्री डिफाइंड फंक्शन की कोडिंग वो कहाँ है, वो तो लाइब्रेरी फाइल में। तो आपको लाइब्रेरी फाइल भी चाहिए और हेडर फाइल भी चाहिए। तो ये दिक्कत जारी है। अब इस दिक्कत का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, वरना प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही है। अगर graphics.h होता और लाइब्रेरी होती तो ये प्रोग्राम चलता। तो प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम आपको समझ में भी आ गया है। अब देखिए मैं बताता हूँ इस इशू को कैसे सॉल्व करना है, वरना आपके कंप्यूटर पे ये चलेगा ही नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप इस URL पे जाइए और आप ग्राफिक्स वाली लाइब्रेरी को और हेडर फाइल को डाउनलोड करिए। आप इस पे जाएंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी और इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउनलोड करने का एक ऑप्शन है, डाउनलोड WinBGIM। तो इस पे आप क्लिक करेंगे और आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो वो एक जिप फाइल होगी। कैसी दिखती होगी वो फाइल? वो ऐसी दिखती होगी, ठीक है। इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये चीज़। तो इस तरह की एक फाइल आपने डाउनलोड कर ली। अब क्या होगा,
इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 फाइल्स आपको मिलेंगी, graphics.h, winbgim.h और libbgi.a। तो यहां पर आप देखिए जब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया होगा, कैसे किया होगा, ये एक्सट्रैक्ट हेयर, तो जैसे इस पर क्लिक करा होगा यहां पर एक graphics.h फाइल आ गई, libbgi.a आ गई और winbgim फाइल आ गई। अब हमको क्या करना है, इस फाइल को सही जगह पर रखना है। अभी तो ये आपने किसी भी फोल्डर में जिप फाइल को रख लिया था, आपने डाउनलोड किया ना, अभी डाउनलोड किया तो किसी भी फोल्डर में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अनजिप करके आपने 3 फाइल भी निकाल ली, लेकिन अब क्या करना है, अब इनको सही जगह पर रखना है। वो कैसे होगा, तो कॉपी करिए graphics.h और winbgim.h फाइल को इंक्लूड फोल्डर में। क्या ये बात समझ में आई? ये जो फाइल है .h फाइल, इनको होना चाहिए इंक्लूड फोल्डर में। अब वो इंक्लूड फोल्डर कहाँ है वो बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ आपको, सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स में से आप देखिए प्रोग्राम फाइल्स x86। अब आपके कंप्यूटर पे वो थोड़ा डिफरेंट लोकेशन पे हो सकता है, पर नॉर्मली आपने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया होगा तो सी ड्राइव में ये बना होगा। अब ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स है एक फोल्डर और एक है प्रोग्राम फाइल्स x86, तो मैंने इसमें रखा है। इसमें कोड ब्लॉक्स नाम का एक फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर करिए क्लिक। इसके अंदर min.gw नाम का फोल्डर है, इस फोल्डर में जाइए। इस फोल्डर में आपको इंक्लूड नाम का फोल्डर दिखेगा, तो आपको इस जगह पर वो फाइल्स कौन सी, graphics.h और winbgim.h दोनों को कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूं, यहां से मैंने कॉपी किया और इसमें कर देता हूं पेस्ट। तो देखिए वो बोल रहा है कि यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। हाँ, हो सकता है ऐसा आपसे बोले, आप कंटिन्यू कर दीजिए। और ये दोनों फाइल्स यहाँ पर कॉपी हो गई। अब देखिए आप ये graphics.h फाइल ये रखिए, ये आ गई यहाँ पर जो पहले नहीं थी, और इसके अलावा winbgim.h फाइल है जो कि पहले नहीं थी। अब हम अपने प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, तो अब उसे graphics.h फाइल तो मिल रही है, लेकिन अभी कुछ एरर्स वो बता रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास एक और फाइल है। कौन सी फाइल, libbgi.a। इसका क्या करना है, आपने .h फाइल तो इंक्लूड फोल्डर में रख ली, ये लाइब्रेरी फाइल है। लाइब्रेरी फाइल को कहाँ रखना है, तो ये जो लाइब्रेरी फाइल है ना, इसको उठा के आप रख दीजिए लिब फोल्डर में। अब लिब फोल्डर कहाँ है, तो अभी हम लोग कहाँ गए थे, इंक्लूड फोल्डर में। बैक आइए, तो इंक्लूड के साइड में आपको मिलेगा लिब फोल्डर। लिब फोल्डर में जाइए और इसमें फाइल को स्टोर कर दीजिए, जैसे मैंने स्टोर करके रखा है libbgi.a। आप भी इस तरीके से इसको स्टोर कर दीजिए। अब इतना आपने कर लिया, उसके बाद भी जब आप कंपाइल करते हैं तो ये एरर देता है। एरर क्या दे रहा है, इंक्लूड एस स्ट्रीम। ओके, तो ये एरर क्यों आ रही है इसको समझिए। ये जो ग्राफिक्स की फाइल हमें मिल गई है, इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस का डिक्लेरेशन है जो C++ लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि graphics.h के अंदर कुछ ऐसे जो C++ लाइब्रेरी का हिस्सा है। अब वो कॉल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वो इसलिए कॉल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो .c फाइल एक्सटेंशन है। तो .c फाइल एक्सटेंशन होने की वजह से C का कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, तो C के कंपाइलर को C++ की लाइब्रेरी मिलती ही नहीं है, वो केवल C की लाइब्रेरी को चेक करता है। तो जो प्री डिफाइंड फंक्शन C++ के हैं वो कॉल ही नहीं हो पाएंगे और वो वही एरर दे रहा है। जो लोग टर्बो C 3.0 पे कोडिंग करते आ रहे हैं, कोड ब्लॉक्स पे कोडिंग नहीं कर रहे, उनको ये सब दिक्कतें नहीं जाएंगी क्योंकि वो पुराना कंपाइलर यूज कर रहे हैं। तो पुराने कंपाइलर पे DOS बेस्ड ग्राफिक्स अलग है, यानी वो फाइल अलग है। ये जो graphics.h है और वहां जो graphics.h है उसमें थोड़ा फर्क है। यहां पे graphics.h C++ की लाइब्रेरी को यूज कर रही है, जबकि वहां पे जो graphics.h थी
टर्बो में वो C++ की लाइब्रेरी को यूज़ नहीं कर रही थी, तो वहाँ .c फाइल में आप कोडिंग कर सकते थे। यहाँ पे आपको ये सारा कोड कहाँ लिखना पड़ेगा, एक .c फाइल में। तो मैं ये कोड यहाँ से हटा रहा हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ, या कोई भी .cpp फाइल ले लेता हूँ, जैसे मैंने test.cpp ले ली, इसको ओपन कर लेता हूँ और इस फाइल के अंदर मैं कोडिंग कर देता हूँ। तो ये सब मैं हटा के यहाँ पे मैंने कोडिंग कर दी। अब इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .cpp। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कम से कम वो दिक्कत नहीं होगी जो अभी तक हो रही थी। ठीक है, तो इस फाइल को मैं अब कंपाइल करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब एरर दूसरे प्रकार की आ रही है। अब वो एरर नहीं आ रही है, क्योंकि अब इसे वो लाइब्रेरी मिल रही है जो C++ की है। लेकिन अब ये क्या एरर दे रहा है, ये जो एरर दे रहा है हमें इस एरर को सुधारना है। तो देखिए, ओपन करें कोड ब्लॉक्स, सेटिंग्स में जाएं। ठीक है, कुछ काम अभी करना बाकी है, वो क्या है, ये एरर मैं दूर करवाता हूं आपकी। पहले आप ऊपर देखिए, सेटिंग्स एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, इसमें कंपाइलर पे जाइए। ये ओपन हो गई स्क्रीन, इसमें एक लिंकर सेटिंग करके टैब है, इस पे क्लिक करिए। यहां पर आपको लाइब्रेरी को लिंक करना है। लाइब्रेरी को लिंक करने के लिए ये ऐड बटन पे क्लिक करिए और यहां पर आपको लाइब्रेरी फाइल का पूरा पाथ देना है। लाइब्रेरी फाइल का पाथ देना मतलब ये जो libbgi.a थी, इसका पूरा पाथ आपको देना है। ये पाथ मैंने यहां से कॉपी कर लिया। ठीक है, या फिर मैं यहीं से ब्राउज कर सकता हूं। मतलब आपने क्या किया, यहां ऐड पे क्लिक करा, उसके बाद यहां से ब्राउज कर लीजिए। ब्राउज करेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा सी ड्राइव में। सी ड्राइव में कहाँ है, प्रोग्राम फाइल्स में, इसमें कहाँ है, कोड ब्लॉक्स में, कोड ब्लॉक्स में कहाँ है, min.gw में, min.gw में कहाँ है, लिब फोल्डर में। तो लिब फोल्डर में हम जो फाइल चाह रहे हैं वो कौन सी, libbgi.a। इस पर क्लिक किया, ओपन। ओके, तो ये मैंने इंक्लूड कर लिया। तो ये स्टेप आपको करनी पड़ेगी। तो ये स्टेप हमने कर लिए। अगली स्टेप जो हमको करनी है वो है, इस लाइन को कॉपी करिए और एग्जैक्टली यही चीज कहां लिख दीजिए, अदर लिंकर ऑप्शंस में, यानी इसी के साइड में। यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया और ये सब करके इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, अभी मैं एक बार फिर से इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करता हूं। तो जैसे ही मैंने इसको कंपाइल रन किया, देखें अभी भी वो एक एरर बता रहा है। ये एरर इसलिए बता रहा है कि मुझे एक छोटी सी सेटिंग यहां चेंज करनी है। मैं क्या चेंजेस करता हूं, देखिए, हमने ये graphics.h हेडर फाइल में लाइन नंबर 302 पे ये कोड लिखना है। ठीक है, ये वाली लाइन हमको लिखनी है। तो यहां पर देखिए, आप लिखा है int left assign 0, int top assign 0, जबकि आप यहां देखें, यहां पे टॉप नहीं लिखा, यहां पे राइट लिखा हुआ है। तो इसको आपको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। तो आप इसमें लिख दीजिए टॉप। सेव कर देता हूं। अब ये सेव नहीं हो पा रही। क्यों नहीं सेव हो पा रही, क्योंकि ये सी ड्राइव की फाइल है। सी ड्राइव में जो फाइल्स रखी हुई हैं वो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस चाहिए होती हैं चेंजेस करने के लिए। तो मैं क्या करूं, मैं ये करता हूं कि इंक्लूड फोल्डर में जाता हूं। graphics.h फाइल को पहले तो मुझे ओपन करना पड़ेगा। ये graphics.h फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूं। ठीक है, ओपन कैसे करता हूं, ओपन कर लेता हूं नोटपैड में, या नोटपैड में नहीं ओपन करना तो हम सीधे सीधे नोटपैड के पुराने वर्जन वाले सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेते हैं। तो ऐसे ओपन हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको लाइन नंबर 302 पे जाना है। लाइन नंबर 302 कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन नंबर, नीचे लिखा है ना, तो मैं लाइन नंबर ढूंढ रहा हूँ। 302 पे जाना है मुझे। ओके, ज़्यादा आ गया, 302। ठीक है, तो ये जो राइट लिखा हुआ है इसको मुझे क्या करना है, टॉप। लेकिन मैं यहां टॉप करूंगा, मैं सेव करना चाहूंगा तो ये सेव नहीं हो रही है। सेव क्यों नहीं हो रही है, सेव इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मांग रहे हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे करना है आपको, आप इसको करिए मिनिमाइज, ठीक है, और जहाँ पे आपको नोटपैड का आइकॉन दिख रहा है नीचे, उस पर राइट क्लिक करिए और फिर नोटपैड पे राइट क्लिक करिए, फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। तो एक एम्प्टी फाइल ओपन हो जाएगी और जो कोड अभी आपने कॉपी किया वो पूरा का पूरा यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मतलब मैंने नोटपैड को पहले रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन किया, अब मैंने इसको सेव किया। सेव करते वक्त मैं इसका नाम रख रहा हूँ graphics.h। पर ध्यान रखिए सेव करते वक्त ये डबल कोट्स लगा दीजिएगा, दोनों तरफ आपने डबल कोट्स लगाए, ठीक है, वरना ये .txt एक्सटेंशन से सेव हो जाएगा, इसलिए डबल कोट्स लगाया। तो graphics.h लिखा और उसके बाद सेव कर दिया। अभी ये सेव हो जाएगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि graphics.h जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो मैंने कहा ठीक है उसे रिप्लेस कर दो, यस, तो रिप्लेस हो गई। तो अब मैं बंद कर देता हूँ, मैंने चेंजेस ऑलरेडी कर ही दिए हैं, ओके, यस। अब देखिए यहाँ पे ये चेंजेस हो गए graphics.h में, यहाँ पे टॉप की वैल्यू 0 दिखाई दे रही है। अब मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ, यस, ओके ओके ओके। मैं graphics.h को कंपाइल करने लगा, इसको थोड़ा ना कंपाइल करना, मुझे test.cpp को कंपाइल करना है। तो test.cpp को हमने जैसे ही कंपाइल किया, आप देख सकते हैं प्रोग्राम रन हो गया। पर प्रोग्राम रन हो गया है, यहाँ पे कुछ ड्रॉ तो हुआ नहीं है, सर्कल ड्रॉ होना चाहिए था, एरर कुछ नहीं आई है, लेकिन सर्कल ड्रॉ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। वो कैसे होगा उसको समझते हैं। तो एक्चुअल में हुआ ये कि सर्कल तो ड्रॉ हुआ था पर हमें दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद हमने ग्राफिक्स को क्लोज कर दिया। तो हमें क्या करना चाहिए, क्लोज ग्राफ करने से पहले गेट सी एच लगाना चाहिए। गेट सी एच लगा देंगे तो क्या होगा, गेट सी एच लगा देंगे तो ग्राफिक्स क्लोज बाद में होगा, पहले वो हमसे एक कैरेक्टर इनपुट मांगेगा। अब चला के देखें, मैंने रन किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन ओपन हो गई है और इसके अंदर एक सर्कल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस विंडो को हम बंद करें और ये एक्स्ट्रा विंडो है, मतलब दो विंडो ओपन हो जाती हैं, एक आपकी कोड ब्लॉक्स की कंसोल विंडो और उसने फिर विंडोज की अलग विंडो ओपन करी है जो कि विंडोज बीजीआई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब लेकिन हम प्रोग्राम बना सकते हैं और उसके आउटपुट देख सकते हैं। अगर मुझे सर्कल थोड़ा बड़ा बनाना है और उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज करनी है तो मैं इसको 300 कर देता हूँ पोजीशन में और इसको मैं कर देता हूँ 200 और सर्कल थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैं 80 रेडियस ले लेता हूँ। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल रन करता हूँ। आप देखेंगे कि सर्कल थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और भी क्या क्या कर सकते हैं वो हम आगे की वीडियोस में समझेंगे, लेकिन आज जो मैंने आपको बताया है ये बहुत फंडामेंटल था। कोड ब्लॉक्स पे अगर ग्राफिक्स आप चलाना चाहते हैं तो इतना सब तो आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए इन सब के बावजूद आपके कंप्यूटर पे एरर आती है। एरर इसलिए आती है क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो। अब मैं नहीं कह रहा कि एरर आएगी ही आएगी, अगर एरर आती है इस सब करने के बाद भी तो आप इस URL पे जाके और एक फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा और वो लाइब्रेरी फाइल ही होगी जो आप डाउनलोड करेंगे। यानी कौन सी फाइल, ये वाली फाइल libbgi.a इसी नाम से, लेकिन वो थोड़ी सी इम्प्रूव्ड होगी, उसमें जो बग्स हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। तो आप क्या करना, लिब फोल्डर में इस फाइल को, नई फाइल को कॉपी कर देना। तो आप जब इस URL पे जाएंगे तो आप फिर से लाइब्रेरी फाइल डाउनलोड कर रहे होंगे, ठीक है, तो उससे रिप्लेस कर दीजिएगा। लेकिन ये अगर रन टाइम पे एरर आती है तो, वरना आपका इतने सबसे काम चल ही जाएगा। तो एक बार आप चला के देखिए, हो सकता है ये सारी स्टेप्स करने में आपको दिक्कत हो, ये कुछ आपके लिए नया है और ये एक तरह की जुगाड़ है। हमें अगर चलाना है ग्राफिक्स को तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो कुछ बातें खास तौर पे ध्यान रखिए। एक तो .cpp फाइल में कोडिंग करनी पड़ेगी आपको, भले ही आप C की कोडिंग कर रहे हैं पर .cpp फाइल में करनी पड़ेगी। आपको ग्राफिक्स को पहले प्रॉपरली इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने आपको ये स्टेप्स बता दी है ना। पहले कोड कटर पे गए, फिर ये फाइल्स आई है ना, इनको आपने स्पेसिफिक फोल्डर में रखा,
और कुछ सेटिंग्स भी आपने करी और उसके बाद graphics.h फाइल में भी कुछ चेंजेस करे, तो इसके बाद आप चला पाएंगे। अब अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, आगे अभी मैं ग्राफिक्स की और प्रोग्रामिंग बताऊंगा जिसमें कि अलग अलग तरह के शेप्स डिज़ाइन करना, और ग्राफिक्स में और बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको हम एक्सप्लोर करें ताकि बहुत फैंसी सी स्क्रीन हम बना सकें। देखिए, जो भी टफ था वो हो गया। अब जो ग्राफिक्स में काम करेंगे वो बहुत ईजी होगा, क्योंकि बेसिक कोडिंग हमें बन गई, हमें सर्कल ड्रॉ करते बन गया, तो अब बहुत ईजी है। तो आज का अगर लेक्चर आपको थोड़ा टफ भी लगे तो एक बार का ही है, एक बार ही करना है, एक बार आप कर लीजिए इसको। और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की वीडियोस की जैसे ही मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिल जाए। मेरी वेबसाइट को भी आप विजिट करें, mysirji.com, www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सबके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कोर्स पूरा मिलेगा। उसमें वीडियोस के थ्रू पूरा कोर्स कवर किया गया और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और हिंदी में है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज और कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी रखे हुए हैं, और डेली मैं इसमें वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप प्लीज़ इसको बुक मार्क कर लीजिए ताकि आप अक्सर इसको देखें, और जब भी आप देखेंगे आपको इसमें कुछ नया कंटेंट हमेशा मिलेगा और ये आपके हमेशा काम आएगा। तो यदि आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है तो आप इस साइट को शेयर भी करिए, फेसबुक वॉल पे या जिस भी तरीके से आप शेयर कर सकते हैं, आप प्लीज़ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें ये पहुंचाना है, क्योंकि ये सब कुछ मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब लोगों तक ये पहुँचे, सब लोग सीख पाएँ। तो इसमें आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसके लिए चार्ज करूँ तो उससे जो पैसा आएगा वो मैं मार्केटिंग में लगा सकता हूँ, पर अभी मैं फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ये मैं दिल से चाहता हूँ कि फ्री में जाए। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिए, जितना हो सके इसको शेयर करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का जो काम है वो मेरे साथ साथ आप भी करेंगे। थैंक यू।